उनको पहले सॉल्व करते हैं। जब कहोगे दे देंगे। कल वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन था ये 20 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट है जो म्यू बराबर 1 मीडियम में रखा हुआ है। एक बाउंड्री है 30 सेंटीमीटर चौड़ी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और ऑब्जर्वर बेचारा यहां से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। हमसे पूछा गया है फाइंड एपेरेंट डेप्थ फ्रॉम आई। तो आपको पता है कि सीधा सीधा इन दोनों केस के लिए अगर हम बात करें तो पहले ऑब्जर्वर को इसमें डाल दो, है ना। ऑब्जर्वर को डालोगे इसमें तो क्या होगा सर बताइए तो सीधा डी रियल μ1 यहाँ पे क्या होगा। फर्स्ट केस के लिए μ1 का वैल्यू जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट होता है उसको μ1 कहते हैं, μ1 का वैल्यू 1 और μ2 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 1.5। तो डी रियल आपको पता है, डी रियल कितना है 20, तो डी एपेरेंट निकाल लें, डी रियल इंटू μ2 बाय μ1 स्पष्ट। तो डी रियल का वैल्यू कितना है सर 20 और μ2 का वैल्यू 1.5 बाय 1, तो कुल मिला के हो जाएगा तुम्हारा कितना 30 सेंटीमीटर। रुक जाइए, ये 30 सेंटीमीटर का क्या मतलब है पहले ये समझो। ये मीडियम क्या है रेरर है, इसका मतलब ये हुआ कि इसे लगेगा कि ये कहां पे है 30 पे। आई बात समझ में। 30 पे का मतलब ये हो गया कि ये 20 पे है तो इसका एपेरेंट क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, मतलब ये इधर शिफ्ट करेगा ना रे, ओ बाबू बोलो ना रे, गुड। ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 30 पे पहुंच गया, समझ गए, गुड। तो अगर हम लोग इस मीडियम में जो प्रेजेंट ऑब्जेक्ट है, इस मीडियम में जो प्रेजेंट ऑब्जेक्ट है उसके लिए ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा कुल मिला के। भाई ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है ना रे 30 पे, ऑब्जेक्ट तो 30 पे खड़ा है ना, सॉरी व्यूवर तो 30 पे खड़ा है ना, तो यहाँ से 30 और यहाँ से 30 कुल मिला के 60 पे, गुड। तो इस मीडियम के लिए आपको अगले वाले मीडियम के लिए डी रियल का वैल्यू 60 मिल गया। अगले वाले पार्ट के लिए डी रियल का वैल्यू आपके लिए कितना हो गया 60, कोई डाउट नहीं। अब आ जाओ हम लोग μ1 कौन हो गया 1.5, गुड 1.5 और μ2 कितना हो गया 2। बताइए डेंसर मीडियम में है, याद रखिएगा। तो हमें डी एपेरेंट निकालना है, डी एपेरेंट इक्वल टू डी रियल इंटू μ2 बाय μ1, बस। डी रियल कितना है 60, μ2 का वैल्यू कितना है 2 और 1.5, तो ये हो गया तुम्हारा 15 चौका 60, 20 चौका 80 सेंटीमीटर। कितना 80, 60 आ रहा था 80 होना चाहिए 20, ओ सॉरी 20 भी तो प्लस करोगे 100, सॉरी सर, कुल मिला के ये 100 सेंटीमीटर आएगा, सॉरी ये कुल मिला के 100 आएगा। समझ पाए बात को, क्लियर। देंगे क्वेश्चन, एक थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन देंगे, थोड़ा सा बताते हैं उसमें कंसेप्ट तब देते हैं। हाँ सर, हाँ क्या कुछ बोलने का मन था है? देखो अब कुछ होगा तो तुम लोग कितने मीडियम डाले, ज्यादा सा 3 मीडियम से ज्यादा डिस्टर्ब करेगा नहीं। चलो अगर किया तो मान लो कर देते हैं। देखो जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा गया कि एक ऑब्जेक्ट है 25 सेंटीमीटर पे एयर में, मतलब म्यू बराबर 1 नहीं, उसके बाद हो गया मान लो 30 सेंटीमीटर और मान लो ये ग्लास में है, मतलब म्यू बराबर 1.5 है, ठीक। इसके बाद मान लो फिर से एक मीडियम आ गया और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, अच्छा फिर से मान लो एयर आया है और ये 10 सेंटीमीटर है और म्यू इसका है 1 और फिर से ग्लास आ गया 20 सेंटीमीटर वाला ग्लास आ गया 1.5, 1 2 3 4 5 6 7 होगा, 1 2 3 4 अभी
कितना हमारे को गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7वां ना। गुड। अब मान लो 20 सेंटीमीटर फिर एयर आया है, म्यू बराबर 1 और 10 सेंटीमीटर वाला। उसके बाद फिर से तुम्हारा आ गया है म्यू बराबर 1.5 और ये है 15 सेंटीमीटर वाला। उसके बाद चुपचाप ऑब्जर्वर जो है ना वो मान लो 20 सेंटीमीटर पे म्यू बराबर 1 में ऑब्जर्वर का आंख है। ये सवाल यहां नहीं बनाना है, घर पे टाइम पास करना है, टाइम पास क्वेश्चन है, समझ गए? हाँ, आपको ये फाइंड करना है डी एपेरेंट। कर लेंगे ना? खुश, बढ़िया टाइम पास होगा। टाइम पास क्वेश्चन है कि ऐसे दिए, टाइम पास के लिए दिए हैं, कर लीजिएगा। हाँ, नहीं भी होगा तो चिंता की कोई बात नहीं। आइए, ऐसा अभी नहीं बनाना, घर में बना बोलेगा, मतलब घर पे टाइम पास करने के लिए कुछ दिए हैं, उसको भी यहीं कर लोगे। आओ, आइए अब सुनिए सर, आगे थोड़ा सा एक बात बताया आपको। एक बात समझो, जैसे मान लीजिए ये एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक ठीक। ऑब्जेक्ट मान लो यहां पे है, समझना बात को, और ये मान लीजिए एयर है, तो ये डेंसर मीडियम हो गया। तो लाइट जो होगी वो ऑब्जेक्ट से जाएगी, बोलो, ऑब्जेक्ट से लाइट इंसिडेंट हुई मान लो ये। लेकिन अगर आप यहां पे बात करो रिफ्रैक्शन से, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, यस और नो, बोलो। और फिर अगेन व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर बेंड्स अवे फ्रॉम, बोलो, गुड, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। लेकिन देखो ये लाइन और ये, अगर ये मीडियम एयर है, समझना, जेई सॉरी AIEEE पे एकदम बेस्ट क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन यही था 2013 में AIEEE होता था, और ये किस्मत से मेरे पेपर में सवाल था, इसलिए हमको ये याद है। मतलब इस कंसेप्ट पे बेस्ड था, मतलब इसमें ये रिलेशन स्टैब्लिश करना था म्यू1 म्यू2 म्यू3 में, ये दोनों सेम मीडियम होगा, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम। रे डायग्राम दे रखा था, तो हमने ये देखा कि भाई ये लाइट ना, ये लाइट रे और ये पैरेलल है, इसका ये मतलब हुआ ना कि ये मीडियम और ये मीडियम सेम है। आई बात समझ में? हाँ, इसी कंसेप्ट पे प्लेन सवाल था। अब अगर हम बात करें, जरा ध्यान से देखो, अगर हम इसको यहां से देखें, ठीक है, तो इसका मान लो ऑब्जेक्ट यहां पे है, मान लेते ऑब्जेक्ट यही है, तो इसका इमेज जो बनेगा यहां पे कहीं बनेगा। ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज यहां बना। तो आम भाषा में अगर हम बात करें तो ये वाला जो शिफ्ट, ये जो डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट। समझना बात को, आई बात समझ में? और यही ऑब्जेक्ट यहां, इमेज यहां बनता, तो ये गैप को क्या कह लेते हैं? नॉर्मल शिफ्ट कहते थे ना। और ये क्या है? नॉर्मल शिफ्ट ही तो है। ये है हमारा n, समझ पाए? तो और ये जो नॉर्मल शिफ्ट होता है ये हम लोग निकालते थे, याद है आपको ये वाला? तो ये वाला नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता था? नॉर्मल शिफ्ट इक्वल टू, बोलो भाई, इसका जो d होता था, इसका जो d सॉरी ये d रियल होता था ना, सॉरी, तो d रियल 1 माइनस 1 बाय म्यू होता था। ये हम लोग को पता है। आई बात समझ में? अभी ड्राइंग थोड़ा जानबूझ कैसा दिए, क्योंकि अगला सवाल ड्राइंग इसी टाइप की ड्राइंग होगा, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं, ये ड्राइंग ऐसा हो वैसा हो, एक ही बात है ना। तो आइए एक सवाल करें, फिर आगे चलेंगे TIR पे हम लोग। सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और यहां भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। नॉर्मल सी बात है,
कि ये एक ऑब्जेक्ट है 15 सेंटीमीटर और यहां पे ये ऑब्जेक्ट आपका 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम बात करें इसमें, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए, ठीक है, बताइए n कितना होगा, अभी तो डी रियल अपरेंट वगैरह निकालते थे ना, अगर आपसे यहां पे पूछा जाए कि नॉर्मल शिफ्ट बताइए तो कैसे निकालेंगे? सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। डी रियल कितना है? डी रियल है कितना? डी इसका डी, ओ तुम लोग ना फॉर्मूला गलत बता देते हो। सुनो, यहां पे जो वो डी होता था वो डी रियल थोड़ी होता था रे बकला, ये जो म्यू होता था वो डी रियल बाय डी अपेरेंट होता था, लेकिन यहां पे जो नॉर्मल शिफ्ट में डी होता था, ये डी क्या होता था? थिकनेस ऑफ स्लैब होता था। टी होता था ना, टी डाले थे थिकनेस ऑफ स्लैब, तो ये स्लैब का थिकनेस होगा रे पगला, हम लिख रहे थे तुम लोग बोला डी रियल, ये स्लैब का थिकनेस होगा। यस और नो? आई बात समझ में? हाँ, तो ये n इक्वल टू सीधा सीधा आ जाएगा आपका स्लैब का थिकनेस कितना है? 15, 1 माइनस 1 बाय म्यू। इस मीडियम का जब आप सॉल्व करेंगे तो कुल मिला के 15 में से 15 यानी कि 5 बाय 15, कुल मिला के कितना आया? 15 प्लस में, यहां पे क्या समझाना है वो आपको बता रहे हैं। देखो ये जो 15 आया, ये सुनो, ये जो 5 आया है, इस 5 का मतलब हम तुम्हें समझा रहे हैं, ये 5 का मतलब हम तुम्हें समझा रहे हैं। अच्छा एक चीज और बताओ तो, इसका हमें तुम डी एपेरेंट बताओ तो जल्दी। इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट ये है ना और व्यूअर यहां पे है, हमें डी एपेरेंट जरा बताइए तो, डी एपेरेंट बताइए तो। जल्दी बताओ। कितना? 10 आएगा। डी एपेरेंट 10 आएगा पक्का? ये मान लो एकदम एग्जैक्ट यहीं पे है, 10 आएगा कि 20 आएगा? बीस की 10। इस मीडियम में ऑब्जेक्ट है 1, 2, तीसरा केस है ही। कितना आया? 20 नहीं आ रहा है? 20 आ रहा है? आना चाहिए, नहीं आया 20। देखो अगर ऑब्जर्वर को इसमें डालें तो ऑब्जेक्ट 10 पे है ना रे, तो ऑब्जेक्ट 10 है मतलब डी रियल कितना है? 10। तो 10 इंटू म्यू टू बाई म्यू 1, म्यू टू कौन रहता है? सेकेंड मीडियम, 1.5 बाय 1 सॉल्व करोगे तो 15 आया। 15 आया नहीं? अब ये 15 को क्या करोगे इसके लिए? हाँ, तो ये 15 होगा तो इसके लिए तो 15 ही चलेगा ना, 15 और ये 15 30 हो जाएगा, तो 30 आ जाएगा। तो 30 इंटू, अब म्यू टू कौन होगा? ऑब्जेक्ट 1 और म्यू 1 कितना होगा? 1.5 आया तो 20, ऐसे आया तो 20 आना ही था 20 इसका। अब तुम्हें बताते हैं एक्चुअल मैटर क्या है यहाँ पे। इस +5 का मतलब तुम्हें समझा रहे हैं, 20 आया, समझ गए ना? हाँ, हे सुनो, इसका ये मतलब हुआ, सोचो, ये जो 5 है, 5 का नॉर्मल शिफ्ट है, तो ऑब्जेक्ट का, ये तो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट का इमेज इधर भी 5 तो +5 आया है, तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि ये इधर है ना। लेकिन जब तक तुम डी एपेरेंट नहीं निकालते ना, तुम्हें एक्चुअल पोजीशन पता नहीं चलता। तुम्हें मजे की बात बताएं, ये यहां पे है। अब देखो कैसे, क्योंकि तुम्हें ये पता है कि ऑब्जेक्ट से फाइनल अपेरेंट 20 होना चाहिए, ऑब्जेक्ट 15 और 5 गिन 20 होगा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट को इधर आना पड़ेगा, समझा? इसका मतलब अगर ये +5 आए तो ऑब्जेक्ट जो है ना इधर इमेज बनेगा, और -5 आए तो इसका मतलब अब ये बनेगा। अब समझा बात को? समझा बात को? हाँ, तो ये सवाल हो गया। तो अब अगला केस जो था इसका वो बता देते हैं, देखना उसमें -5 आएगा। ये समझ गए? इसी में चेंज करें, इसमें ये 2 कर देते हैं
और ये भी 2 कर देते हैं। देखो दोनों डेंसर बीच में कर दिए ना, और कहानी बिल्कुल एज इट इज रहेगी। अब बताओ, कहानी बिल्कुल एज इट इज रहेगी। अब बताइए नॉर्मल शिफ्ट कितना आएगा। हम क्या बताना चाह रहे हैं, समझ पाए आप लोग? हाँ, अब बताइए नॉर्मल शिफ्ट कितना होगा। -5 आएगा आपकी बार। फॉर्मूला है नॉर्मल शिफ्ट का d1 - 1/μ, और ये म्यू होता है जिस मीडियम का d लीजिएगा। समझ गए? नहीं आया -5 तो आ रहा है, लेकिन -5 नहीं आ रहा है। तुम लगाओगे है, आएगा तो तब -5 तो आएगा। बकलोल सॉल्व करने ना चुट्टा के साथ। देखो d15 होगा, बताओ d थिकनेस ऑफ स्लैब 15 होगा। 15 1 - 1/μ। म्यू क्या होता है? म्यू इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो कितना है 1.5। अब बताइए ये सॉल्व होगा कितना होगा। एक ये म्यू नहीं होता है। सुनो, आपको पता है कि एक्चुअल में ये म्यू क्या है? सुनो, म्यू क्या होता था? μ2/μ1 होता है। तो 1/μ का मतलब μ2/μ1। अब बताओ μ2 क्या होता था? जिस मीडियम में ऑब्जर्वर है। और μ1 क्या होता था? जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है। यहां पे ये बात ध्यान में रखिएगा। अब बताइए 15 का 15 1 - μ1 किस ऑब्जेक्ट, किस में ऑब्जेक्ट है? किस मीडियम में? 2 में ना, तब और ऑब्जर्वर किस में है? किस में? इसमें। अब अकलो, अरे यहां से देख रहे हो ना, तो ऑब्जर्वर ग्लास के थ्रू देख रहा है ना भाई। एयर के बाद तो ग्लास है ना, ग्लास के थ्रू देख रहा है। तो ये कितना हो जाएगा बोलो? हाँ, कितना हुआ कुल मिला के? आया 15 इंटू, बोलो 15 - 20/15। तो 15 इंटू -5/15 आया। कट्टो कट्टो -5 आया। इस -5 का क्या मतलब हुआ, समझ पाए? इमेज ना, इमेज ना इधर होगा, यानी ये होगा तुम्हारा आई। मतलब उल्टा होता है, ध्यान में रखिएगा। उल्टा कहानी समझ गए क्यों? और ऐसे भी डेंसर मीडियम में इमेज ना दूर बनता है, रेयर में इधर बनता है। समझ गए बात को? चाहे वो समझो या ये समझो, बता दिया आपको। सवाल रहता है इस पे, इसलिए। क्लियर? चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये सब कर लेंगे, उसके बाद हम लोग लेंस में चलेंगे, और लेंस के बाद फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। लेंस में 2 क्लास लगेगा, दे देते हैं। TIR आज खत्म करेंगे हम लोग। हाँ लोन से लिखा कहाँ रहे हैं। TIR आज खत्म करेंगे हम लोग, ठीक? दे दो। देखो TIR रे ऑप्टिक्स का भेजा गया है। रे ऑप्टिक्स में तुम्हें रिफ्लेक्शन का भेजा गया है, रिफ्रैक्शन बाकी है, वो आज कल तक में चला जाएगा, ठीक? TIR मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझिए, देखो ध्यान से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये होता क्या है? हाँ, कौन बोला? तुमको कैसे पता चला? स्टूडेंट आने वाला था। होता क्या है समझिए, जैसे मान लीजिए जब लाइट, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है, उसे समझिएगा। जब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी, पहला कंडीशन, TIR तभी होगा जब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी। एक बात, और भी एक बात है। अब पहले हम लोग ये देखते हैं कि जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो होता क्या है। तो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो बताओ
बिल्कुल डॉक्टर बेन, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये जो इसका एक्चुअल पाथ है, इस एक्चुअल पाथ से ये क्या होगा, बेंड कर जाएगी ना अवे फ्रॉम नॉर्मल, यस और नो? आई बात समझ में? एक काम और करो कि फिर से एक दूसरा इंसिडेंट रे लो जो कि ऐसे फॉल करे। अब बताओ, अगर ये पहला वाला लाइट रे इधर जा रहा है तो ये दूसरा वाला लाइट रे वो तो और बेंड करेगा ना सर। एक काम और करो कि एक लाइट रे और लो, तो ये तीसरा वाला समझो बात को, ये और बेंड करेगा, बोलो। इसी तरह से बेंड करते 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 एक ऐसा लाइट रे इंसिडेंट होगा जब रिफ्लेक्टेड लाइट रे एकदम बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। एक सिचुएशन तो आएगा, मान लेते हैं वो लाइट रे ये है, वो लाइट रे इंसिडेंट लाइट रे ये है, जब इस एंगल पे एंगल ऑफ इंसिडेंट जब इतना हो गया, ठीक है, तो लाइट रिफ्लेक्ट कर गई एकदम से, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, 90 डिग्री हो गया। उसके बाद अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे तो अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे, सुनो सुनो सुनो, अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बढ़ाओगे ना, क्या होगा पता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तो लागू होगा ही, आराम से ये बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। बताइए क्या ये घटना रिफ्लेक्शन की नहीं है सर? बताइए, ये घटना रिफ्लेक्ट जिस एंगल से, और खास बात ये होती है कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भी फुलफिल कर रहा है। और क्या यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ है ना, रिफ्रैक्शन हुआ है, जिसके कारण रिफ्लेक्शन हो गया, इसीलिए इसे कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब रिफ्लेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की वजह से रिफ्लेक्शन का हो जाना। और कंडीशन दिख रहा है आपको? अब यहां पे समझो, ये वो वाला एंगल है, समझो, ये वो वाला एंगल है जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस से, ये वाला एंगल, इतने एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बनाएगा, उसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? उतना एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बनाता है, इस एंगल का नाम क्या होगा? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्रिटिकल एंगल है, इससे थोड़ा सा भी एंगल अगर बढ़ाओगे, उस एंगल से थोड़ा सा एंगल बढ़ाओगे तो रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। आप चाहो तो इसे थीटा सी से भी डिनोट कर सकते हो। समझ पाए? बोलो। इसका मतलब TIR के लिए दो कंडीशन हो गई। रिफ्लेक्शन कब होगा? जब लाइट डेंसर से रेयर में जाए, पहली बात, और दूसरा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इस वाले रे के लिए मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। भाई क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा बढ़ाओगे तभी तो रिफ्लेक्शन होगा। आई बात समझ में? तो कंडीशन फॉर TIR दो, लाइट मस्ट बी गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, एंड दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल समझ पाए क्या होता है? इसका फॉर्मूला भी बताएंगे आपको। और भाई क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जितने की एंगल ऑफ इंसिडेंस से, क्रिटिकल एंगल एक तरह का क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है जो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बनाए। क्लियर है? उस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहेंगे। बोलो। तो दो कंडीशन हो गया TIR का, समझ पाए बात को? अब हमें ये क्रिटिकल एंगल को कैलकुलेट करना है और इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। आसान सा फॉर्मूला है। तो अब हम सिर्फ उठाते हैं क्रिटिकल एंगल वाला केस। मतलब अब ये हुआ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, ये वो एंगल ले रहे हैं जितने एंगल से अगर थोड़ा सा भी एंगल बढ़ दोगे तो TIR हो जाएगा। मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया? ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हुआ ना सर? बोलिए। तो I बराबर थीटा सी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कहलाएगा? थीटा सी कहलाएगा ना। तो आप स्लेंस लॉ लगा दे, ये है R ना, रेयर मीडियम। स्लेंस लॉ कहता है कि साइन I बाय साइन R इक्वल टू μ2 बाय μ1 कहता है। बताइए I को हम लोग साइन थीटा सी कह सकते हैं। क्लियर?
R को sin 90 कह सकते हैं, पता है ना R 90 है, R इक्वल टू 90 डिग्री ना, तभी तो ये क्रिटिकल बनेगा। R जब 90 होगा तब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा उसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्लियर? तो बताइए दूसरा मीडियम कौन है, बोलो रे? हाँ, रेरर। तो म्यू आर बाय म्यू डी, कोई दिक्कत? sin 90 का वैल्यू 1, गुड है। होश में आओ, साइन थीटा सी को थीटा सी रहने देते हैं और यहां पे ये वैल्यू चला जाएगा ऊपर, मतलब इधर ये 1 हो जाएगा ना रे, sin 90 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 ये हो गया तुम्हारा क्या, म्यू आर बाय म्यू डी। बोलो अब अगर हम मान लें, सुनो, सबसे रेयर मीडियम कौन है तुम्हारे पास, सबसे रेयर एयर, तो मान लेते हैं लेट कर लिया कि म्यू आर तुम्हारा एयर है, मतलब 1, अगर अदरवाइज फॉर्मूला यही चलेगा है, बकलोल वही तो एयर और वैक्यूम चट्टा देगा। तो साइन इनवर्स समझो, साइन इनवर्स म्यू आर कहो या म्यू 2 बाय म्यू 1 रहने दो, ये एक फॉर्मूला हुआ क्रिटिकल एंगल का, ये एक फॉर्मूला हुआ। अगर दूसरा वाला मीडियम अगर एयर हो, जो कि ज्यादा पॉपुलर है, अगर दूसरा वाला मीडियम एयर हो तो म्यू 1 कितना हो जाएगा, वो तो म्यू 1 ही रहेगा, म्यू 1 तो म्यू है ना ये। हाँ, अगर ये म्यू आर क्या है, सेकेंड वाला मीडियम है ना रे, बोलो। और अगर मान लेते हैं पहला वाला मीडियम कुछ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो जब आप इसको यहां पे पुट करिएगा तो क्या आएगा सर, साइन इनवर्स 1 बाय म्यू होगा, साइन इनवर्स 1 बाय म्यू होगा ना, यही है क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला, साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। समझ गए? साइन इनवर्स 1 बाय म्यू मत लिखो, बस फॉर्मूला लिख लो, साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। समझ गए? अब देखो इसका यूज क्या है। एक बात बताएं जनरल नॉलेज के लिए, जब आप यहां पे tan i निकालोगे ना, tan थीटा सी निकालिएगा ना, ये भी 1 बाय म्यू आता है, tan i मतलब tan थीटा सी निकालोगे ना, अरे ज्योमेट्री लगा के, वो भी 1 बाय म्यू आता है। मतलब कभी कभी आपको साइन इनवर्स tan इनवर्स लिखा रहेगा, साइन इनवर्स tan इनवर्स i भी लिखा रहेगा, जान सकते हो। अरे लेला लड़का, मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हें म्यू नहीं पता हो तो tan इनवर्स i भी यूज कर सकते हो। नहीं लिखो, यूज करने नहीं ना आता है, रहने दो ना, लिखो छोड़ो। आइए सवाल करते हैं, TIR का एप्लीकेशन भी बताएंगे, पहले नॉर्मल क्वेश्चन इसका यूज होता है तुम्हें प्रिज्म वगैरह में कि लाइट ना किधर जाएगी ये पता करने में। जैसे कि हमने तुम्हें बताया, समझो बात को, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक प्रिज्म है, ठीक है, और मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म है और ये एंगल मान लो 90 डिग्री है, और ये आइसोसेलेस है, मतलब 45 है, और ये भी 45 है, समझना। अब हमने ये कहा है कि ये है तुम्हारा ग्लास इंटरफेस, ये ग्लास है, ये ग्लास है। आप ये बताइए क्या ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल का वैल्यू आपको पता है? निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अरे आप तो किसी का भी क्रिटिकल एंगल आप निकाल सकते हैं, आपके पास तो फॉर्मूला हाथ लग गया कि साइन इनवर्स 1 बाय म्यू, तो साइन इनवर्स म्यू का वैल्यू 1.5 होता है, तो बताइए 10/5 मतलब साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, 10/5 मतलब 2 पंचे 10, 3 पंचे 15, 2/3 का वैल्यू लगभग, अरे भाई 3 छक्का 18, 0.6 के आसपास ना, नहीं 3 छक्का 18, 0.6 के आसपास। सुनो अब देखो 45 का वैल्यू कितना होता है,
साइन 45 1/√2 ना, तो 1/√2 का वैल्यू लगभग कितना होता है? 1 से तो कम होगा, 1.143, 1 से तो कम होगा। साइन 30 का वैल्यू 0.5। देखो ये 0.5 से ज्यादा है कि नहीं है? इसका मतलब इसका वैल्यू 30 से ज्यादा और 45 से कम होगा, हाँ या ना? इतना तो पक्का है ना? पक्का ना? वेरी गुड। इसका वैल्यू लगभग होता है 42 डिग्री। 30 से ज्यादा, तुम्हें याद रखना, तुम्हें ये पता चल गया ना कि 30 से ज्यादा 45 से कम, इतना पता चल जाए काम बन जाएगा तुम्हारा। हाँ, इसके बीच जो भी हो, आपको बस ये ज्ञान अगर हो गया कि 30 से ज्यादा 45 से कम, इतना चेक करने आ गया ना रे, हाँ, इसी से तुम्हारा काम बन जाएगा। अदरवाइज यहां पे थीटा का वैल्यू लिख देते हैं 42 डिग्री क्रिटिकल एंगल ग्लास का। अब इसका क्या मतलब है ये समझो। अब हमने क्या किया समझना, अब हमने ये किया कि एक लाइट ना इस पे इंसिडेंट करवा दी है, देखो ये लाइट इंसिडेंट हुई है और हमसे ये पूछा गया है कि ये रिफ्रैक्ट किधर करेगी, इमर्जेंट रे का डायरेक्शन बताओ। इसमें ये कहा गया इमर्जेंट रे का डायरेक्शन बताओ। तो चलिए पहले इस इंटरफेस की बात करते हैं। भक्तिमय माहौल लगता है जबकि चुनाव प्रचार है। हाँ ये ठीक है, लोगों को पता नहीं चलता कि चुनाव प्रचार हो रहा है, लग रहा है छठ का गाना बज रहा है। हाँ तो बढ़िया बात, ये पॉजिटिव बात है, लोग छठ का गाना सोच के समझ रहा है, नहीं बढ़िया है, पता ही चल रहा कि। अब बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना सर? 0। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो आपको पता है कि एंगल आई बराबर एंगल आर नहीं होता है, परंतु आई अगर 0 हो तो आर भी 0 हो जाता है। इस केस में नो बेंडिंग होता है, याद है बताए थे रिफ्लेक्शन के केस में नो बेंडिंग। तो ये चुपचाप बिना ऑल बॉल किए चली जाएगी यहाँ पे सीधा। अरे बोलो तू, वेरी गुड, ये पार्ट खत्म। अब देखो ये बाहर जाएगी, चांस है ना, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है, चांस है ना बाहर जाने का। लेकिन रुको देखते हैं क्या होता है। ये अब बताओ ये एंगल कितना? अरे भाई ये 45, मतलब ये 45, ये 90, तो ये कितना बताइए? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? 45 बोल दो, नहीं चेक करो, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालते हैं। अरे गधा, नॉर्मल ड्रॉ में करोगे मेला लड़का सब, ये नॉर्मल है। अब बताओ ये एंगल कितना? 90, इसमें से ये 45, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 45 डिग्री। अब बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 45। क्रिटिकल एंगल कितना है? 45 से कम। बोले थे ना कि 30 से ज्यादा 45 से कम, तो पता तो चला ना 45 से कम। मतलब ये हुआ कि इसका जो ग्लास का क्रिटिकल एंगल है वो लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस है कि नहीं? मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, TIR होगा कि नहीं होगा? अब बताओ क्या लाइट रे सीधी सीधी जाएगी या आर पार जाएगी? नहीं, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्यों? क्योंकि बोले थे ना TIR के लिए अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, नहीं समझे, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए तो TIR होता है। इसका मतलब ये चुपचाप क्या करेगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब रिफ्लेक्ट किस एंगल से करेगी तो वो तो तुम जानो, आई बराबर आर से छुट्टा कहीं का। तो यानी कि ये 45 से क्या होगी? चुपचाप रिफ्लेक्ट कर जाएगी। है देखो ये 45 से रिफ्लेक्ट कर गई। अब बोलो इस सरफेस पे फिर से क्या होगा? रिफ्लेक्शन, यानी ये 90 हो, ये एंगल ऑफ आई कितना होगा? 0, तो चुपचाप बाहर चली जाएगी। इसी टेक्निक का यूज प्रिज्म किया जाता है, समझे? और वो सब बात है, ये बात समझे है? ये लाइट यहां गई, यहां नहीं गई, यहां वापस आई, कारण क्या था? TIR। समझे बात को? दोबारा समझाना है तो क्या दोबारा बोलिए? TIR का कंडीशन समझ में आया? TIR समझ में आया? पहले बताइए ना, झूठे बोल रहे हैं, फिर से बता सुनो। TIR एक फिनोमेना होती है। जैसे देखो हमें नॉर्मली क्या पता है, आपको तो पता है ना कि जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, बोलोगे ना? देखो ये ड्राइंग तो तुम्हें पता है ना रे, कि जब लाइट
देखो ये एक्चुअल पाथ है, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर तो बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, नहीं आई बात समझ में। तो जैसे मान लीजिए ये 30 है तो पक्का ये मान लीजिए 50 होगा, मान के चले। अब मान लीजिए 30 से हो गया, मान लो कुछ ऐसा हुआ कि ये मान लो 60 हो गया, तो ये 50 बढ़ते बढ़ते 60 से तो ज्यादा होगा ना। एक ऐसा सिचुएशन जब एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना हो जाए कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाए, आई बात समझ में। तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, जितने एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। आई बात समझ में। अब क्रिटिकल एंगल से अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा कर दिया तो देखते हैं क्या होता है। तो अगर मान लो आपने क्या किया, आपने लाइट को डेंसर से रेयर में गुजार दी और आपने, ये वो एंगल है जो कि क्रिटिकल है, मतलब थीटा सी है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे तो इधर होगी ना, क्योंकि ये एंगल इसको आपको कितना बनाना है 90, तो लाइट तो इधर रिफ्लेक्ट करेगी। आई बात समझ में। ये हो गई आपकी रिफ्रैक्टेड रे और ये हो गया आपका इंसिडेंट रे। अब अगर थोड़ा सा भी लाइट को थोड़ा सा बढ़ाओगे, थोड़ा सा ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस दोगे, तो बताओ, आपको तो पता है ना कि बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल और नॉर्मल, तो बेंड और नॉर्मल करके ये किधर चली जाएगी, इधर और शिफ्ट नहीं कर जाएगी, बोलो। अब जरा ध्यान से देखो, जिस मीडियम से लाइट आई थी उसी मीडियम में चली गई ना, और जिस मीडियम से लाइट जब आती है उसी मीडियम में जाती है, तो फिनोमेना रिफ्लेक्शन कहलाता है। हो गया रिफ्लेक्शन, आई बात समझ में। तो ये फिनोमेना कहलाती है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि हुआ है रिफ्रैक्शन, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से रिफ्लेक्शन हो गई। क्लियर है। तो रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशन हो गया, क्या, एक तो लाइट मस्ट बी गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला, जिससे TIR हो जाए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस TIR अगर करवाना हो, इससे थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा ना, बात मत करो। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, कई बात समझ में, यही है। और प्रिज्म में वही हुआ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था ना वो 45 था और क्रिटिकल एंगल 42 था, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा हो गया ना, इसलिए रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन नहीं हो पाया। अब पकड़ में आई बात, गुड, ठीक है। एक सवाल करें और मिटाए से। इसका जो है ना, आपको ड्राइंग करना है और बताइए इसका रिफ्लेक्टेड पाथ किधर होगा, मतलब जो इमर्जेंट रे का डायरेक्शन बताना है, समझ गए। उस वक्त तो वो 45-45 वाला था, बढ़िया टाइप का ज्योमेट्री लगेगा, आपका ज्योमेट्री अच्छा होना चाहिए, मतलब IR ये स्क्वायर 30 डिग्री 60 डिग्री है सर। ये 45 दे रखे थे हम, हाँ ग्लास था 1.5 मतलब ग्लास। ये बात तो तुम्हें बताना चाहिए भाई। आप बताइए, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, कुछ मीडियम है। अगर I बराबर 0 होता था, याद है साइन I बाय साइन R करते थे, तो R भी 0 हो जाता था, इसलिए नो बेंडिंग वाला केस याद है, बेंडिंग नहीं किया था, इसलिए बेंडिंग नहीं होगा, समझे। बेंडिंग नहीं होता है I बराबर, इस केस में I R के बराबर हो जाता है, क्योंकि I 0 है और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो R को भी 0 कर देगा, समझे। बेंडिंग वाला भी सवाल देंगे, चिंता मत करो, पहले ये वाला करो। ये है तुम्हारा 30 डिग्री और अब की बार ये 60 डिग्री दी है, उसमें 45 तो बड़ा सुंदर था। अब करवा के देखो क्या होगा। हमने इंसिडेंट करवा दिया 90 पे, ठीक है, ये ग्लास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो आपको पता चल गया ना इसका क्रिटिकल एंगल कितना है, अरे बोलो ना नहीं, हाँ 42 डिग्री। इस ग्लास का क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तुम्हारा 1.5। अब बताइए रिफ्रैक्टेड रे का डायरेक्शन, इसका ड्राइंग कॉपी में करना है आपको। $60 डिग्री, 30 डिग्री, इसमें भी रिफ्रैक्टेड रे के डायरेक्शन को बताना है।
इसमें भी रिफ्रैक्टेड रे की डायरेक्शन को बताना है, नोट करिए। ड्राइंग हो गया ना फैमिली, अब हम करते हैं, ड्राइंग हो गया, अब हम करते हैं, देखो यहाँ पे सुनो, क्रिटिकल एंगल तो परफेक्ट हो गया 42। एक काम करते हैं, ये सीधा सीधा जा रहा है तो सीधा सीधा होगा बिना बेंड किए, बोलो इधर देखो, इसमें तो बेंडिंग नहीं होगा, ये 90 चुपचाप ये चली गई बिना बेंड की। अब यहाँ पे अगर तुम नॉर्मल ड्रॉ करोगे तब एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चलेगा सर। अब बताइए ये 30 है, ये 90 है, ये तो 60 होगा ना। अब ये 60 है, ये कितना हो जाएगा 30। अब बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना 1 डिग्री। तो बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन हो गया क्रिटिकल एंगल का, ये आया होगा। तो नॉर्मल रिफ्लेक्शन होता है व्हेन लाइट गोस फ्रॉम डेंसर टू रेयर, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। लाइट गोस फ्रॉम डेंसर टू रेयर, ये नॉर्मल हो गया, ये लाइट का एक्चुअल पाथ हो गया, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहां से एक सुंदर कांसेप्ट आएगा, बहुत बढ़िया कांसेप्ट बताएंगे, समझना ये समझे बात को। अब ये बात, ये ड्राइंग सबका सही था। अब बोलेगा कि सर हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए, साइंस में इसको लगा के निकाल लीजिएगा, क्लियर। अब ये वाला समझो, अब देखो ये परपेंडिकुलरली कौन की है, इसका ये मतलब बहुत पहले इधर देखो, इसका मतलब यहाँ पे जो बेंडिंग है होगा, मतलब ये लाइट रे सीधे फॉल कर जाएगी, यस और नो, बिना बेंड किए। अब हमें यहाँ पे क्या होगा वो चेक करना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये भी क्लासेस है, क्रिटिकल एंगल इसका भी 42 है, और एक बार चेक करें, इसके लिए नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, यस। अगर ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा 30। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, बताइए क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हुआ? हाँ हुआ। टी आई आर होगा, हाँ होगा। तो टी आई आर आई इक्वल टू आर से होता है रिफ्लेक्शन। इसका मतलब लाइट जो 60 से आई है वो चुपचाप 60 से रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन देखो इसके बाद भी कुछ होगा। पहले ये बताओ ये कितना हुआ, ये r बराबर 60 हुआ। अब बताओ यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे, सब ज्योमेट्री बोले तो लगेगा बढ़िया वाला नहीं, बार-बार लगेगा। वो देखो तुम लोग अपने छात्र। अब बोलो ये एंगल कितना है 60, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना होगा, तो बताइए इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ 30 डिग्री। क्या यहाँ पे टी आई आर होगा? इसलिए तुम लोग इमोशनल केस को ऐसे कर देते ना। अब देखो टी आई आर नहीं होगा, तो लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, ये इसका एक्चुअल पाथ है, बोलो ये इसका एक्चुअल पाथ है। बेंड्स अवे फ्रॉम, ये होगा इसका रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन। समझा बात को? अब देखो यहां से तुम्हें हम इंपॉर्टेंट बात क्या बताने वाले हैं, प्रिज्म का कांसेप्ट यहां से बताएंगे। तो प्रिज्म में 3 साइड होता है, 2 साइड इन्वॉल्व होता है रिफ्रैक्शन में, नहीं जैसे देखो एक में गई एक से वापस आई, जो बचा हुआ तीसरा साइड होता है उसको बेस कहते हैं। जैसे देखो एक साइड में लाइट गई और दूसरे साइड से बाहर आई, तो 3 ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं ना, 2 साइड रिफ्रैक्टिंग साइड के नाम से जाना जाता है। बचा हुआ तीसरा साइड जो है वो बेस है। इसमें बेस ये हो गया। अब बताओ इससे गई आई और इससे गई, तो बचा बेस कौन, बेस कौन, इससे आई इससे गई, तो बेस ये ना बना, बेस ये ना बना, बेस ये ना होगा। हाँ ठीक है, थोड़ा सा है ये, ठीक है ना। When light goes from denser to rarer, bends away from normal, clear है? denser to rarer bends away from normal। यहाँ पे ये कंसेप्ट सही लग रहा है, यहाँ पे ये कंसेप्ट कैसे होगा? यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है कि इमर्जेंट रे जो होता है ना, इमर्जेंट रे कंसेप्ट ये है, या तो फुल क्लियर हो रहा है कि इमर्जेंट रे हमेशा बेस की तरफ टिल्ट करती है, बेस की तरफ। बेस यहाँ पे बेस की तरफ टिल्ट थी, ये भी सही था। तो बेस ये सोच के ये टिल्ट कर रहा है, बेस इसका इधर है, मे बी ड्राइंग सही है ना, तो कंसेप्ट हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये कंसेप्ट सही है कि इमर्जेंट रे लिखा हुआ कहीं नहीं है, लेकिन हम इमर्जेंट रे बेस की तरफ हमेशा मुड़ती है।
अच्छा, वो तो डिपेंड करता है कि प्रिज्म कैसा है। ये स्पेशल टाइप का प्रिज्म है, ये 90-90 वाला प्रिज्म है, इसमें नहीं लगेगा। सॉरी, एक बिना 90 वाला करते हैं, एक बिना 90 वाला, ठीक है बेटा। इसे आप समझ गए बात को, समझे? चलो एक करके दिखा दो, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे देते हैं। एक प्रिज्म है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कितना कितना सुंदर जाता है। ये ट्रायंगल आपका है इक्विलेटरल, मतलब 60 और 60, क्लियर? परंतु समझो ये है तुम्हारा 1.5, लेकिन इसे पानी में डाल दिया गया, समझ गए? इस प्रिज्म को पानी में डाल देंगे, इसका मतलब यहाँ पे अब की बार आपका जो क्रिटिकल एंगल होगा वो 1/μ से नहीं, μ1/μ2 से निकलेगा। हाँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रो, ये जो ग्लास है ना वो हम स्पेशल टाइप का ग्लास ले रहे हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 नहीं, 1.5 से थोड़ा कम, मतलब 1.4 के आसपास, मतलब √2 है, समझ गए? हाँ, तो आपको ये बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड निकालना है, परंतु वो लाइट को इस तरह से इंसिडेंट करवा दिए, निकालिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। लास्ट केस में रिफ्लेक्शन लगा दीजिएगा और स्लेस लगा दीजिएगा, साइन है वैसा आप YouTube पे भी दे देगा, समझे बात को? कैसे निकलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ट्राई करोगे? हो गया? चलिए, अच्छा 1 मिनट का समय दिए तथास्तु। आ जाओ, देखो ये चुपचाप जगह बैठ के जाएगा, बोलो बेंडिंग होगी क्या? नहीं होगी। बताइए ये 90 तो ये 90, ये 60 तो ये कितना 30, यहाँ पे नंबर ड्रॉ करिएगा, बताइए ये जो 60 है ये नंबर ड्रॉ करिएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा? मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन 1 ग्लास के क्रिटिकल एंगल से बहुत ज्यादा हो गया, क्रिटिकल एंगल कितना आ जाएगा? 45 को क्रॉस नहीं करेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ये आइडिया होगा? मतलब ये 60 से गई तो 60 से रिफ्लेक्ट भी तो होगी, लेकिन रुको यहाँ पे फिर से कुछ मैटर होने वाला है। ये 60 हो गया, अब बताओ ये 60 यहाँ पे फिर से नॉर्मल ड्रॉ करिएगा, बोलो मेरे, ये 60 और ये 90, तो ये कितना बचा? 30, बोलो। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 30। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको नहीं पता है, नहीं पता है, नहीं पता है, गुड। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं पता है, अच्छा। और क्या नहीं पता है हमें? तो ये एक बात तो श्योर है, समझना, एक बात तो श्योर है कि गुजरेगी किधर। ये हो गया ना, लाइट रेडियस से डेंसर फेड्स टुवर्ड्स, सॉरी अभी हम बात वाला डेंसर से रेडियर ग्लास और वाटर, एक और किधर होगा नहीं पता, आज तो पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा ना, नहीं। एक चीज और मिसिंग हो गया सवाल में, और 2 चीज अननोन हो गया ना, एक चीज देना पड़ेगा, आप दे दे। सवाल का ड्राइंग इनकम्प्लीट था, बता दो। ये जो था ना, सुनो, ये जो लाइट गई ना, ये लाइट जो रिफ्लेक्ट हुई है, लाइट रिफ्लेक्ट ऐसे हुई है, अब तुमको और पता चल जाएगा। लाइट रिफ्लेक्ट इस डायरेक्शन में हुई है, समझे? इसका मतलब ये हुआ है, सुनो, कि आया तो होना, ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल भी 60 होगा ना, कह रहे हम, समझे? ये एंगल 60 तो ये एंगल भी 60,
एंगल ऑफ ये एंगल 60 90 होता है। ये देखो ना, एक बार सोचो, क्रिटिकल एंगल इक्विलेटरल एंगल का इक्विलेटरल एंगल है ना, इसका क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री होता है। 60 क्रिटिकल एंगल 60 थोड़ा कम। चलो कोई बात नहीं। देखो ना, ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है? 90 डिग्री। 90 हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 हुआ है यहाँ पे, समझे? यहाँ पे टी आया नहीं हुआ है, टी आया नहीं, क्रिटिकल एंगल वाला मैटर हो गया, मतलब बराबर हो गया, बस हो गया। आर बराबर आपका कितना हो गया? 90 डिग्री। और आई कितना है? 60 डिग्री। साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू न्यू टू कौन है? लिक्विड रे, और न्यू वन कौन है? गैस, आगे लिक्विड का। ठीक है, इस तरह से कुछ हिंट दिया रहेगा, इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। इसमें किसी को कोई दिक्कत? समझ में बात करो, ये गिवन था, लाइन दे रखा था, हमने लिए थे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल हम लोग फिर इसके अगले पार्ट में। थोड़ा बहुत 2-3 चीजें हैं, स्फेरिकल सरफेस में कल स्टार्ट हो जाएगा। कल हम लोग जो स्फेरिकल मतलब लेंस वाले में एंटर कर जाएंगे। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।